बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू तमाम दोस्तों का। माज़रत हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा। आज आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग थी और हमें ये सजेस्ट किया गया कि इसको आगे ले जाएं। या वहाँ आपके लिए मसाइल पैदा होते तो हमने फिर आपको ये तकलीफ दी कि वेन्यू चेंज कर लेते ताकि जो टाइम आपको दिया हुआ था उस पर कोई मिसकमिटमेंट ना होती। तो माज़रत अगर आप लोगों को वेन्यू की वजह से कोई इनकन्वीनियंस हुई है। आज हम बात करना चाहते हैं PDM की हुकूमत की तीसरी बरसी के मौके पर। और जब उनकी बरसी की बात होगी तो ऑब्वियसली पिछले 3 सालों में किए गए करतूत जो है, जो इंडिकेटर्स है, जो उनकी कोई अचीवमेंट्स हैं, उसका डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे जब हमारे कायद इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था, अगर आपको याद हो। और सबसे पहला जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो ये था कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो रहा है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको याद हो नवंबर 2021 में जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, एक बड़ी मशहूर तस्वीर आप लोगों ने शेयर की थी अखबारों में और अपने चैनल्स पे, जहाँ इमरान खान साहब वो मैच देख रहे थे अपनी टीम के साथ। और शायद वो आखिरी मैच था जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से जीता था, क्योंकि उसके बाद फिर ये PDM हुकूमत के जो जवान थे ये आ गए और फिर उन्होंने जो अगले 3 साल मुल्क के साथ किया है वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिर्फ जो मेमोरी है वो रिफ्रेश करना मकसूद है, क्योंकि बरसी के मौके पर अगर ये बातें न की जाए इनकी तो फिर मुनासिब नहीं है। इसी नवंबर 2021 का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब सऊदी अरब जाते हैं मैच के बाद, सऊदी अरब जाते हैं मैच के दौरान ही मैच देखा और उसके बाद वहां से फ्लाई करते हैं, सऊदी अरब पहुंचते हैं। उनके साथ उनकी टीम होती है, टीम में शौकत तरीन साहब भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होती है और उस मुलाकात में जब गुफ्तो शरीद होती है और आने के मकासद पे बात होती है तो वहां पे इमरान खान साहब नहीं, शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि हमें जो है वो जरूरत है, हमें जरूरत है। और वहां डॉलर्स का जिक्र होता है कि हमें पैसे चाहिए भाई। आप यकीन करें, बगैर इमरान खान साहब के मुंह से एक लफ्ज निकाले, सिर्फ इमरान खान के सिपाही जो इमरान खान साहब के मौजूद थे, जो टीम का हिस्सा थे, सिर्फ उनके कहने के ऊपर MBS मोहम्मद बिन सलमान जो है $2 अरब उसका वो ऐलान करते हैं और साथ $1.5 अरब तेल की मद में 1.2 जो है वो तेल की मद में वो वहां पे अनाउंस करते हैं। सो $2 बिलियन का डिपॉजिट और $1.2 बिलियन का तेल की मद में ऐलान करते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आइसोलेशन का जो जिक्र किया जाता है तो आपको पता लग जाए कि हम कैसी आइसोलेशन में थे कि एक मैच के दौरान जब अब हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदीया फ्लाई करते हैं तो पहली ही मीटिंग के अंदर उनको $2 बिलियन डिपॉजिट और $1.2 बिलियन जो है वो तेल की मद में अप्रूव हो जाता है। इनकी तरह कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इसी इल्ज़ाम में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि एक और इल्ज़ाम कि ये IMF की बारूदी सुरंगें इन्होंने बिछाई है। अब मजे की बात यह है कि बारूदी सुरंगों का जिक्र हुआ 8 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद होता है। 8 अप्रैल 2022 को फरवरी में इमरान खान साहब के विजिट पे IMF $1 बिलियन की किस्त रिलीज करता है। फरवरी में विजिट के दौरान 2022 में $1 बिलियन इज बीइंग रिलीज बाय IMF। रिव्यू का जो था, अच्छा इसमें आप जरा सुरंगें देख लें, ये कोई ऐसी सुरंगें थी जहां से हमें रिव्यू में $1 अरब जो है वो रिलीज होता है। फिर आइसोलेशन के हवाले से ही बात कर लेते हैं। फरवरी 2022 में विंटर ओलंपिक्स होती है चाइना में। इमरान खान साहब को चाइनीज प्रेसिडेंट मदऊ करते हैं। इमरान खान साहब चाइना जाते हैं, विंटर ओलंपिक्स में जो है वो शामिल होते हैं। कोविड के बाद चाइना के प्रेसिडेंट पहली दफा दुनिया के सुदूर और वज़राए आज़म से मिलते हैं। वहां पे इज्तिमाई तौर पे चाइना के प्रेसिडेंट 15 के करीब हेड ऑफ द स्टेट्स वज़राए आज़म और सुदूर से इज्तिमाई मुलाकात करते हैं और सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट से वो अलहदा 1-on-1 मुलाकात करते हैं। और उन 3 में कौन लोग शामिल थे? इमरान खान साहब, पुतिन साहब। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो हमें आइसोलेशन बार बार बताई जाती थी, ये कैसी आइसोलेशन थी? अच्छा, ये वो विंटर ओलंपिक्स हैं जिसका यूरोप ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने बॉयकॉट किया था। आगे अगर हम आ जाते हैं तो 23 मार्च 2022 अदम एतमाद से 10 दिन पहले इस्लामाबाद में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है। उस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से, इस्लामिक दुनिया से वज़राए ख़ारजा शामिल होते हैं और कहा यह जाता है कि भुट्टो साहब की जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद बहुत बरसों बाद ये पाकिस्तान में एक ऐसी वेल अटेंडेड इवेंट था जिसको बड़े ज़ोर शोर से इस्लामिक दुनिया के मुल्कों ने अटेंड किया, बड़े शौक से। फुल पार्टिसिपेशन थी। न सिर्फ फुल पार्टिसिपेशन थी, अगर आपको याद हो तो चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी इस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद आए और इसमें शामिल हुए। और बरसों बाद एक वेल अटेंडेड कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में हुई। ये आइसोलेशन की बात है। मैंने कहा ये जरूर लोगों को पता लगे कि आइसोलेशन के हालात ये थे कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क ब्लॉक नहीं था जो पाकिस्तान आ नहीं रहा था, पाकिस्तान वहां जा नहीं रहा था, जो पाकिस्तान से कॉपरेट नहीं कर रहा था।
जहां तक सऊदी, अभी नहीं इल्जामात में मैं वापस जाता हूं, थोड़ा सा इनका रिएक्शन भी देख लेते हैं। जहां तक सऊदी अरब के हवाले से ताल्लुकात बेहतर वाली बात है, तो हमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, ये जो जिनकी हुकूमत की हम बरसी मना रहे हैं, ये वजीर आजम जो है, ये कहते हैं कि हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर किए हैं। हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर, बेशक इतने चक्कर आपने इस्लामाबाद से लाहौर अपने घर के नहीं लगाए जितने चक्कर आपने पिछले 3 सालों में इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लगाए हैं। बट हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं और माजरत के साथ पूछना चाहते हैं कि इन 3 सालों में आप ये बताएं कि आपने इतने चक्कर भी लगाए, आप क्लेम भी करते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हुए, क्या लेके आए हैं? कोई प्रोजेक्ट बताएं, कितने बिलियन डॉलर लेके आए हैं, कुछ उसका जिक्र करें। दुनिया को पता तो चले कि जो आपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, उन ताल्लुकात की बेहतरी की ट्रांसलेशन ऑन ग्राउंड क्या हुई है। अब मैं बड़ा वाज़ेह कह देना चाहता हूं कि ये नहीं कि वो हेल्प नहीं करना चाहते पाकिस्तान की सऊदी, या नहीं करना चाहते थे, वो हेल्प करना चाहते थे, वो आपको हेल्प देना चाहते थे, मगर अब वो दौर नहीं रह गया। सऊदीया में ब्यूरोक्रेसी या जो लोग इन चीज़ों को डील करते हैं वो हाईली एजुकेटेड लोग हैं। अब जो उनकी टीम है उसमें ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के ग्रेजुएट नए नौजवान हैं, जो जब आपके साथ आगे बैठ के बात करते हैं तो फिर प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी पे बात होती है, वो सिर्फ भीख पे बात नहीं होती है। वो आपको कहते रहे, उनकी टीम यहां पे आई, पूरी की पूरी टीम यहां पे आई, और आप एक प्रोजेक्ट तैयार न कर सके। ताल्लुकात की बेहतरी उन्होंने तो मेहरबानी की, वो तो आपको हेल्प करना चाहते थे और चाहते हैं, मगर आप इतने नालायक और निकम्मे लोग हैं, जिनकी बरसी है मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि आप लोग एक प्रोजेक्ट नहीं दे सके सऊदीज को, और आप उनसे बताएं ना क्या लेके आए, और रिकॉर्ड बताएं आप क्या लेके आए हैं, पिछले 3 सालों में आपने क्या किया। ऐलान हुआ जब SIFC बनी, आपको याद है कि $100 बिलियन जो है उसकी बात हुई, फिर $25 बिलियन जो है उसकी बात हुई। अब जनाब आगे हैं कि $2 अरब, 100, 25, $2 अरब। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनका एक बड़ा, ये जिनकी हुकूमत की बरसी की बात हुई, ये कहते हैं कि धेले की भी करप्शन हो तो मुझे बताएं। तो धेले की बात, $1 की बात तो इनको शायद जाती उस मामले के लिए समझ आती है, मगर मुल्क के लिए इनको सिर्फ धेले समझ आते हैं। तो मैं कहूंगा कि कोई 2 धेले अगर सऊदी अरब से ले ना, ये सानू भी दस दो, हमें पता तो चले कि कितने धेले आप लेके आए हैं सऊदी अरब से इन 3 सालों में, चाहे वो PDM 1 था, चाहे वो PDM 2 था। आइसोलेशन उसे कहते हैं कि जब इमरान खान साहब जाते हैं और इमरान खान साहब का एक वजीर बोलता है तो उस पर $2 अरब और $1.2 अरब अलग तेल की बात में आता है, या इसे कहते हैं कि उनकी टीम भी विजिट करती है और आप लोग जो हैं वो एक प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर सकते ना उनसे ले सकते हैं। दूसरा, ये बार बार कह रहे हैं कि हम जो है वो हर उस पर कि हमारा ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, ये आखिरी 3 साल से ये हमारा आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। ये अभी एक क्लाइमेट का नया लोन ले लिया आपने ही रिपोर्ट किया, आपको पता है कि अभी उस क्लाइमेट के लोन के ऊपर इन्होंने वो उसको लिया है। ये वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 3 साल में IMF से 4 मुआहदे किए हैं। वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 3 साल में IMF के 4, ये वो वजीर आजम जिनकी हुकूमत की बरसी की बात हो रही है, उन्होंने 4 मुआहदे किए हैं। और भाई मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने मुआहदे किए हैं, हमें जो आप ताने दे रहे थे बार बार बारूदी सुरंगों के, कि हम वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, क्लेम आप करते हैं, बुलंद बांग दावे आप करते हैं, नाकाम हो जाते हैं, फिर उसी इदारे के पास वापस जाते हैं, और बारूदी सुरंगें कौन बिछा के गया है? वो इमरान खान। बारूदी सुरंगें बिछी होंगी, मगर वो फिर 8 अप्रैल के बाद बिछी होंगी, या फिर इन्होंने बिछाई होगी वजीर आजम हाउस के नीचे किसी सुरंग के जरिए आ सकता है ना। जो बंदा जमानत पे हो, जिसने वो वजीर आजम बन रहा हो, तो फिर सुरंग के जरिए ही बैठ सकता है ना, तो सुरंगें बताएंगे सारे। बात यह है कि जब आपको याद होगा एक ज्वाइंट सेशन जनवरी का, जिसमें 2022 में जिसमें लोन के हवाले से बात हो रही थी IMF की, इसहाक डार साहब खड़े होकर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बिलावल साहब ये कहते हैं कि ये PTI नहीं है, ये PTI MF है, और अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम अपनी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई IMF की सारी डीलें खत्म कर देंगे। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पूछना चाहता हूं, बल्कि बताना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब, हम इंतजार कर रहे हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं। PDM 1 और PDM 2 मुझे बताया जाए कि कौन सी डील तुमने खत्म की है। डील खत्म करना तो दूर की बात है, तुमने 4 मुआहदों के ऊपर दस्तखत किए IMF के साथ, और उस वक्त आप तमाशा बना रहे थे कि हमने सुरंगें बचाई हैं। हमने सुरंगें नहीं बचाई हैं, आपने पाकिस्तान की मुईशत का बेड़ा गर्क किया है। आप चोरों ने, डाकुओं ने, निकमों ने पाकिस्तान को तबाह किया है। वो तो सिर्फ सुरंगें और आइसोलेशन, वो तो सिर्फ एक बहाना था इमरान खान का, वो जो रिजीम चेंज वाला जो मामला था। यहाँ पे इसहाक डार का अगर जिक्र ना हो तो ये भी बड़ी ज्यादती होगी। विजिट है ना, ये इस बरसी वाली हुकूमत के विजिट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कहते थे IMF के हवाले से कि जी ये क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करवाना चाहते थे। फिर एक और जिक्र कर दिया IMF के हवाले से कि जी IMF कहता है कि क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर वाला वो मामला है, खसारा जो है आपका बढ़ गया है, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कराने के पैसे ना दें। वो जो आपको याद है पंजाब का और KP का इलेक्शन था, पैसे ना दें। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि IMF को दोनों सूरतों में वजाहती ईमेल्स करना पड़ी, जो कि पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। ये वो जादूगर हैं, ये जिनकी हुकूमत की बरसी की बात हो रही है,
ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे और फिर ये कहते रहे कि शायद ये सुरंगें जो है वो बिछाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी और अदम एतमाद से 2 माह पहले की बात है। बहरहाल एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आइसोलेशन के हवाले से। चाइना, आप ये देखें, यूएई के वीजों का मामला आप देख लें, सऊदीया में सफरी पाबंदी का आप देख लें, यूरोप और यूएसए की ट्रैवल एडवाइजरीज आप देख लें, जीएसपी प्लस का जो थ्रेट आ गया, जो उन्होंने कहा, उनका जो विजिट हुआ और उस पर जो उनकी तरफ से आया, वो आप देख लें। मैं ये पूछना चाहता हूं और इसी वजीर आजम और इस बरसी वाली हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आज से पहले यूएई और सऊदीया भी हम पे मतलब पाबंदियां लगाएंगे, तो क्या ये 3 सालों की आइसोलेशन है या उससे पहले जो आप कह रहे थे वो आइसोलेट? पाकिस्तान दुनिया में कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज पाकिस्तान आइसोलेट है इस दौरे हुकूमत में, ये बरसी वालों की हुकूमत के अंदर, और ये शर्म का मुकाम है। प्राइम मिनिस्टर का ओथ जिस दिन उठाना था, वजीर आजम जो इंस्टॉल्ड वजीर आजम है जिनकी मैं ये बरसी वाली हुकूमत की बात कर रहा हूं, उसी दिन जनाब की एक पेशी थी लाहौर में, और मुकदमा क्या था? बेल पे थे, 11 तारीख की मैं बात कर रहा हूं। मुकदमा क्या था? रमजान शुगर मिल वाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाला और करप्शन वाला मुकदमा था। और जो अदालत में वो दी गई कि जी आज क्योंकि वो जो आपका मुल्जिम है उसको वजारत उज़्मा का हलफ उठाना है, तो इस्तिस्ना है, तो आप मेहरबानी करें कि इस तारीख को आगे कर दें। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वो करप्शन का केस, रमजान शुगर मिल की टीटियों का केस जिसमें वो चपड़ासी और वो सारी टीटीसी आपको याद होगा, ये वो केस था। जिस दिन पेशी थी उसी दिन हलफ उठाया, तारीख आगे ली, तारीख 27 की पड़ी, और फिर वॉलंटरीली एक बयान आता है कि जो कंप्लेनेंट है, जो मुदई है, वो दरखास्त वापस ले लेता है। वो कहता है जी बगैर किसी प्रेशर के मैं दरखास्त वापस लेना चाहता हूं और मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं। एक शख्स जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, करप्शन के केसेस में जमानत पे था, उसको सुरंग बिछा के वजारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर बिठाया गया है। इसको ये करतूत हैं। ये तो मैं तो सिर्फ चीजें शुरू कर रहा था। मैंने कहा आइसोलेशन के हवाले से बात ना की जाए इस बरसी वाले दिन तो ये बहुत जुल्म होगा। बाकी बहुत से इंडिकेटर्स हैं, दहशतगर्दी के हवाले से है, मईशत के हवाले से है, दिफा के हवाले से है, बहुत से मामला हैं। मैं बाकी मईशत के हवाले से, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं मुजम्मिल भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये इसको चीज़ को आगे लेके चलें और कुछ चीज़ें आपसे भी शेयर करें, बताएं दुनिया को कि इन्होंने बरसी के मौके पे बताएं कि 3 सालों में इन्होंने क्या क्या पाकिस्तान के साथ किया है और कैसे किया है। जी बिस्मिल्लाह। ये कहती है कि हमने जो है ना सियासत कुर्बान करके मईशत रियासत को बचा लिया, हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया, हमने माशी पाकिस्तान में बहाली कर दी। तो बहुत ज़रूरी था कि इस बरसी में सबसे पहले तो जिक्र कर दिया जाए कि वो कौन सा मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है जिस साल हुकूमत ख़त्म हो रही हो तो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रेमिटेंसेस 31 अरब डॉलर स्कोर की गई हो, मुल्क की तारीख की हाईएस्ट एवर बरामदात जो है उस साल अचीव की गई हो। शरह नमू जिसे GDP ग्रोथ कहते हैं 6.5% और उससे एक साल पहले 6.1%। कंसेक्यूटिव 2 years 6% GDP ग्रोथ 2005 के बाद पहली दफ़ा उस वक्त हो रही हो। आदम एतमाद से पहले जो आइसोलेशन की बातें कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने 24 अरब डॉलर पे पहुंच गए। ऐसा क्या हुआ कि आदम एतमाद के एक महीने में जो है 8 अरब डॉलर मुल्क से निकल गए? ये कौन सा डिफ़ॉल्ट ऐसा था जिसमें उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत थी तो क्रेडिट रेटिंग जो उस वक्त थी वो अब भी उससे जो है 2 नॉच नीचे है। फिर इन 3 सालों पे आ जाए, इन 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम ग्रोथ हुई। कल की अखबारात की हेडलाइन थी और आज की बल्कि अखबारात की हेडलाइन है और कल की न्यूज़ चैनल की हेडलाइन है कि एशियाई तरक्याती बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इस साल शरह नमू 2.5% रहेगी और अगले साल 3% रहेगी। अभी एक महीने पहले उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोग्राम हुआ था जिसको उड़ान की मतलब भरी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि 1000 अरब डॉलर पाकिस्तान की मईशत हो जाएगी 2029 और उसमें जो रफ्तार बताई थी पाकिस्तान की ग्रोथ की वो 9.8%। 78 साल में पाकिस्तान ने सिर्फ एक साल भी ऐसा कभी ग्रोथ नहीं हासिल की। अब वो 9.8%, सबसे पहले तो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसको डिसोन किया, अब आलमी इदारे करना शुरू हो गए। 2.5% एशियाई तरक्याती बैंक, मैं कह रहा हूँ इन्होंने बड़े खुले दिल से बात कर दी है। 6 माह का नंबर आया अभी शरह नमू का 1.54%। पाकिस्तान की 10 साल तारीख में कोविड के साल को हटा के ये सबसे लोवेस्ट इस साल, और ये वजीर आजम और उनके साथी किस ढिठाई से बोल रहे हैं कि हमने मईशत बहाल कर दी। फिर IMF जिसके जो इनका इस वक्त पीर केले बना हुआ है, जिसको हमें कहते थे PTIMF, आज जो है ये PDIMF पता नहीं क्या बन चुका है। उनके बगैर पानी का गिलास नहीं पीते। एक हफ्ता पहले ऐलान करते हैं कि जी वजीर आजम साहब रियल एस्टेट के टैक्सेस को कम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर बाद में IMF आता है और IMF कहता है कैसे कर सकते हो? तो उसके बाद कहते हैं कि जी वो अभी तो मजबूरी है, नहीं कर सकते, और ये वो। फिर उसके बाद कहते हैं आखिरी प्रोग्राम है IMF का, वकास साहब ने बोला 3 साल में 4 प्रोग्राम लिए। पहला प्रोग्राम जो हमारा था, फिर उसके बाद 9 माह का प्रोग्राम लिया, फिर ये जो अभी जो चल रहा है वो जिसके रिव्यूज, और अब हाथों हाथ नया क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम लिया। तो ये पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जिस साल इमरान खान साहब जब अपने आखिरी साल था तो 6.5% थी, उसके अगले साल ही 6.5% से मनफी ग्रोथ हो गई।
पिछले साल 2.4%, इस साल 2.5%। मैं डाटा देख रहा था, 77 साल में इस तरह का स्लो डाउन का जो स्पेल है वो 1972, 73, 74, 75 के ज़माने में आया था, जब पाकिस्तान का बंगला। उसके बाद ये 50 साल के बाद ये मामलात वापस आए, 50 साल के बाद। अब बात कर लें आप मुल्क की सनत की। इमरान खान के आखिरी ये कौन सा मुल्क था जो डिफॉल्ट कर रहा था, उसकी सनत डबल डिजिट में ग्रो करी थी। 2 साल कंसेक्यूटिव डबल डिजिट में सनत 12%, 13%। वो साल आखिरी साल थे, उसके बाद से हर साल सनत ने मनफी ग्रोथ की है, हर साल सनत ने मनफी ग्रोथ की है। एग्रीकल्चर, उस साल फ्लड्स आ गए, इनका क्यों कसूर बोलें। बाद अक्सर लोग कहते हैं कि वो भी होता है थोड़ा सा, मतलब हुक्मरानों का भी असर होता है, मतलब वो उस तरह से। चले आपने बोल दिया, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। वो हुआ, फिर मनफी एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से मुल्क में तारीखी महंगाई हुई। वो महंगाई इतनी ज़्यादा हुई कि 23% 2022 में महंगाई, 23 में, 2024 में 38%, और अब 100% के करीब हर चीज़ की कीमतें जो है 2 सालों में बढ़ गई। उसके बाद जो है 5-10% ऊपर नीचे, वो भी आलमी मार्केट में हुई कम। उस पर कह रहे हैं कि जी हमने महंगाई पे कंट्रोल कर लिया। महंगाई का कंट्रोल इसको नहीं कहते, महंगाई का कंट्रोल उस वक्त कहते हैं, वो हमारे बड़े कहते हैं कि जेब में पैसे होना तो महंगी चीज़ भी सस्ती है, और जब पैसे ना होना तो सस्ती चीज़ भी आपके लिए महंगी तरीन है। आपने जो ये काम किया उसकी वजह से पाकिस्तान की 78 साल की तारीखी गुर्बत, 2022 में पाकिस्तान की गुर्बत 34.2% थी, जो 2025 में बढ़कर हो गई है 40.5%। और इसका पैमाना ये दिया गया है $3.65 पर डे जो कमाते हैं, अगर उनकी आमदनी इससे कम है, $3.65 का मतलब दिन का 1000-1200 रुपये जो कमाते हैं, उससे कम आमदनी वाले को गरीब तस्वर, गुर्बत की लाइन। तो ये 40.5% कहा यह जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान की, क्योंकि डाटा नहीं आ रहा, 50% से ज़्यादा आबादी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। बेरोजगारी, जैसे मैंने ये कहा ना कि आमदनी हो तो चीज़ें, महंगी चीज़ें भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। बेरोजगारी जो है पाकिस्तान की, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त था 6.2%, पिछले साल वो बढ़ के 8.5% हो गया। सिर्फ बेरोजगारी की वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे अलग आए। तो जो परचेजिंग पावर थी वो उस पर अलग हिट पड़ी। अब उसका क्या हुआ? ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में, आप भी सुने वकास साहब ये बात, 1947 के बाद सबसे बड़ी हिजरत हुई है। ये आपको पता है? 2022 में 8,32,000 लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर रोजगार के लिए गए। 2023 में 8,62,000 लोग गए हैं छोड़ के पाकिस्तान, और 2024 में 9,76,000। ये कौन सी मईशत की रिकवरी अच्छी हो रही है कि यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं? उसके ऊपर रोजाना ये जो नागहानी हम सुनते हैं कि फलां जगह शिप डूब गया, फलां जगह जो है वो जा रहे थे तारिकीन वतन जो है वो डूब गए, ये चीज़। फिर उसके बाद मैंने आपसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की, ये तमाम बातें की। अब महंगाई की तो हम बार बार बात करते हैं ना। सबसे पहली बात यह कि हमारे इस्तेमाल में चीज़ें जो है कितनी, मतलब 2022 में हम करते थे और आज कितनी करते हैं। 2022 में 2,31,000 गाड़ियाँ और ट्रक और बसेस बिकी थी इमरान खान के आखिरी साल में। 2023 में जब ये मईशत अच्छी करने आए थे, वो सीधा गिर के 85,000 हो गई। मतलब ऐसी कितनी ज़बरदस्त मईशत अच्छी की इन्होंने कि लोग बेचारे जो है अपने गाड़ियाँ उल्टा बेचने पे आ गए होंगे। 2024 जो अभी साल खत्म हुआ दिसंबर, 1,24,000 में अभी खड़े हैं। यानी कि जब वो 2,31,000 लोग गाड़ियाँ मुल्क में खरीद रहे थे तो मुल्क में लोग जो है परेशान थे, और आज जब 1,24,000 खरीद रहे हैं तो मुल्क में बड़ी तरक्की हो रही है। सीमेंट एक जाविया है ना तरक्की का, कि हुकूमत भी तरक्याती खराजात करती है, मकान आम आदमी बनाता है। सीमेंट 2022 में 53 मिलियन टन बिका था, उसके अगले साल 44 हो गया, और इस साल भी 45 है, और ये जो साल चल रहा है उसके 8 माह में 30 मिलियन, यानी कि उससे भी लोवेस्ट। बिजली एक और पैमाना है कि आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं। मुल्क में अगर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो सनत चल रही है, इसका मतलब 1,46,000 गीगावाट 2022 में इस्तेमाल हुए थे, अब वो कम होके हो गए 1,10,000 गीगावाट। ये जो बिजली की कीमतें बढ़ाई, ये जो गैस की कीमतें बढ़ाई, इससे आप अंदाज़ा लगा लें मईशत की सुस्त रवी की। मुझे नहीं पता, मैं एक मईशत का तालिब इल्म के तौर पे ये मैं बात 2 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त रिसेशन में है, रिसेशन में है। ये जो हिजरत हो रही है, ये जो तिजारत आपकी नीचे गिर रही है, ये तमाम चीज़ें। फिर इस हुकूमत की आप कारनामे देखें। आप बारूदी सुरंगी की बातें करते थे, आपको याद होगा वो दिन नहीं गुजरता था जब LNG पे प्रोग्राम नहीं होता था इनका। LNG के टर्मिनल नहीं लगा रहे। शहबाज शरीफ ने उस वक्त जो है नवाज शरीफ ने LNG मंगाई, मुल्क के लिए सस्ती ये की बिजली पैदा की। ये वही LNG के कतर के कॉन्ट्रैक्ट इमरान खान ने जो रीनेगोशिएट किए थे, अब कतर को कह रहे हैं हमसे गैस बिक नहीं रही, आप उसको जो है मुअत्तल कर दें। पाकिस्तान की तारीख में जो LNG जो है, जिसको हमें कहते थे कि आपने टर्मिनल नहीं लगाए, अपने लगाए हुए मुआहिदों पे उनको जाके मिन्नतें कर रहे हैं कि जी LNG हमसे गैस नहीं बिक रही, और जो मकामी गैस है वो भी नहीं निकाल पा रहे। 1 लाख बैरल पर डे तेल पाकिस्तान में पैदा होता था आज से 10-12 साल पहले, कल का नंबर है 58,000 बैरल पे आ गई है पाकिस्तान में। ये मिनरल्स एंड माइनिंग की कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी और पता नहीं क्या बेचा जा रहा था, 58,000 बैरल पे पाकिस्तान की प्रोडक्शन आ गई है। फिर चीनी, वीट, ये तमाम चीज़ें। अब आप ये देख लें कि इस साल एग्रीकल्चर जो इन्होंने किया है, उसके बाद पाकिस्तान की जो बैकबोन है, पाकिस्तान की रूरल इकॉनमी 65%, पाकिस्तान के जो 65% लोग हैं वो रूरल इकॉनमी पे डिपेंडेंट है। इस वक्त जो एग्रीकल्चर का हाल है
पाकिस्तान एक तो पानी की वजह से वैसे ही इश्यूज है हमारे, अब ये जो पॉलिसीज की वजह से मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्री बनता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगले साल ये जो हालात हैं अगर ऐसे रहे तो मुल्क में वापस से गंदम की इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और कितनी करनी पड़ेगी, और केपी आपको पता है वैसे भी बाकी मुल्क से जो है गंदम की जरूरत पूरी करता है, तो क्या होगा इन इलाकों में, ये तमाम चीजें। बॉस ने बता दिया IMF के 4 प्रोग्राम की बात तो अपनी जगह है सर। IMF का प्रोग्राम मिलता है ना तो एक चीज तो तय होती है कि सरमायाकारी आना शुरू हो जाती है। ये पहला प्रोग्राम ऐसा हुआ है कि सरमायाकारी, वो जो धेले वाली बात है, एक धेला नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट कान पका दिए, इश्तिहारात लगा के बोल के स्टॉक मार्केट, इसी स्टॉक मार्केट से $252 मिलियन का आउटफ्लो है इस साल फॉरेनर का। आप मुझे बताएंगे स्टॉक मार्केट का जो वहां का मतलब 20 साल, इसी स्टॉक मार्केट से $250 मिलियन का आउटफ्लो है। टी-बिल से $1 अरब का गोरे ने फॉरेनर ने जो है आउटफ्लो किया। तो ये जो है IMF का पहली दफा प्रोग्राम ऐसा है कि आपको पैसे जो है बाहर से नहीं आए, और स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट से महीने की औसत $1 अरब के हिसाब से अपने रिजर्व उसके ना गिर जाए, मार्केट से खरीद रहे डॉलर, यानी कि आम आदमी से खरीद रहे, बाहर से पैसे नहीं आए। कर्ज की बात करते हैं, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी बोलते थे 18,000 अरब इसने कर्ज ले लिया, 72 साल में इतना लिया था। इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल 42 महीने में कर्ज लिया गया था 18,500 अरब रुपए, और उस वक्त पाकिस्तान का मजमूई कर्जा था 43,500 बिलियन। फरवरी 2025 पाकिस्तान का कर्जा है 75,000 अरब। तीसरी बरसी 3 सालों में 22,000 अरब रुपए कर्ज लिया, और कोई कर्ज देने के लिए अब तैयार नहीं है। मिन्नतें कर रहे हैं, तल्ले कर लें, जाके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। फिर एक चीज होती है, आपको मुझे बुखार होता है, थर्मामीटर यूज किया जाता है। इसी तरीके से मईशत की हालत, सेहत के लिए एक चीज होती है क्रेडिट रेटिंग। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग थी B3 स्टेबल, और इनकी हुकूमत आई उसमें 2 दफा क्रेडिट रेटिंग गिर के CAA3। आज 3 साल हो गए, पाकिस्तान आलमी मार्केट में एक बॉन्ड नहीं कर सका। आपने जब ये बातें बताई तो आप एक बात भूल के बताना कि फरवरी के महीने में ही पाकिस्तान ने $1 अरब का आलमी मार्केट से बॉन्ड भी किया था, जब ये आप आइसोलेशन का दौर जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, हमने $1 अरब का बॉन्ड भी किया था। आजकल वो एक नया करंट अकाउंट हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। करंट अकाउंट अगर सरप्लस आपकी बरामदात या आमदनी से हो, मिसाल ऐसे देता हूं मैं आपको कि एक घर में 1 लाख रुपए खर्चा था और 80,000 रुपए आमदनी थी, तो 20,000 का खसारा था उसको, वो होता है करंट अकाउंट खसारा, ठीक है। अब 3 महीने बाद जो है वो शख्स कहे कि मैंने अपने घर का करंट अकाउंट खसारा जो है ना खत्म कर दिया, मेरा पहले 80,000 आमदनी थी, तो अब जो है या तो 80,000 से 1 लाख आमदनी करता तो खसारा कम होता, तो हर आदमी कहता वाह माशाल्लाह इसने अपनी आमदनी बढ़ा दी, अब इसको कर्ज नहीं लेना पड़ता। लेकिन एक उसने क्या किया कि बच्चों को जो 2 वक्त की रोटी खिला रहा था, अब 1 वक्त की रोटी पे ले आया, ताकि जो है उसको कर्ज नहीं दे रहा था, तो वो खसारे को कम किया। तो मईशत को इन्होंने बंद करके, पाकिस्तान की दरामदात बंद करके, या तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई हो ना तो हम बड़े खुश हों। आजकल रेमिटेंसेज की बात कर रहे हैं सर। रेमिटेंसेज की बात ये मैंने आपको बता दिया, 27 लाख लोग जो हैं 2022 के मुकाबले में आज पाकिस्तान से ज्यादा, जो 30% बनते हैं एक्सपेक्ट्स की ज्यादा तादाद 2022 से मुल्क से बाहर, उसके बावजूद जो है आपकी जो रेमिटेंस है, जो इमरान खान की हुकूमत का आखिरी महीना $3 अरब थी, उसके आप करीब पहुंची 30% ज्यादा लोग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जब फैमिली पैसा बेचती थी तो वो घर के खर्चों के लिए भी बेचती थी, और कुछ बेचती थी कि घर वाले सेविंग करें पाकिस्तान में, कोई सोना खरीद ले, कोई जमीन का टुकड़ा खरीद ले, कोई घर की तामीर कर ले। आज सिर्फ पाकिस्तान में पैसे भेजे जाते हैं कि घर का खर्चा चलाया जा सके, बाकी फालतू पैसे बाहर से कोई नहीं भेज रहा कि पता नहीं डॉलर का क्या होगा, इस मुल्क में क्या पॉलिसी है क्या नहीं है। तो मुझे एक बैंकर बता रहा था कि औसत पहले 700 धर्म या रियाल फी बंदा घर को बेचता था, अब वो 450 हो गई असल। तो इसका अंदाजा लगा लें। ये तमाम चीजें, अब मैं 2-3 मिनट 5 मिनट ज्यादा होगी अगर केपी के बारे में बात ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा जब मैं आया था साल पहले, आप सारे दोस्त थे, आप सारे दोस्तों ने कहा था कि ये सूबे के माली हालात और ये तनख्वाहों के पैसे नहीं है, कैसे चलेगा, ये तमाम चीजें। आप सारों को एक एक चीज का पल पल की खबर है, लेकिन आप लोग की तवज्जो एक दफा जो है लोगों को भी पता लग जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो अली अमीन साहब की है, 250 अरब रुपए का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट किया हमने, 250 अरब रुपए का। एक हम बार बार ये बोलते हैं कि आप हमारे पास 3 महीने की तनख्वाहें, सिर्फ हम इसलिए बोलते हैं कि नजर ना लग जाए, या जो हम खजाने का अमाउंट बताएं तो वो जो है उससे ये ना हो कि लोग कहें कि अब आप हमें भी पैसे दें, ये वाला मसला भी हल करें। ये बफर्स क्रिएट हो रहे हैं अभी इस वक्त सारे। तो 250 अरब रुपए का जो है फाइनेंशियल इंपैक्ट हमने क्रिएट किया है। फिर उसके बाद जो IMF ने 178 अरब रुपए का सरप्लस का हमें इस साल का टारगेट दिया था, बजाय बावजूद उसके कि FBR जो है इस वक्त 700-800 अरब रुपए के शॉर्टफॉल, और हमें 70 अरब रुपए कम आए हैं FBR से, उसके बावजूद हम सरप्लस में टारगेट से बहुत ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने जो है अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में बेतहाशा इजाफा किया है, तकरीबन हमने 49% इजाफा किया। आपको याद होगा कि हमारा फाइनेंस बिल उठा ले पिछले साल का, पिछले 10 साल में इतने टैक्स मेजर्स नहीं लिए गए थे जो हमने पिछले 1 साल में लिए। मेरा दोस्त सामने बैठा है लिहाज, उसने कहा था कि ये जो तरक्याती अखराजात, याद होगा हमारी आपकी बहस भी हुई थी इसमें, इन्होंने कहा था ये आपने जो तरक्याती, और बल्कि पहला महीना आया था, उन्होंने कहा था कितनी आपने रिलीज की है मुझे, तो इन्होंने कहा था कि ये जो तरक्याती अखराजात आप दिखा रहे हैं, ये आया आप पूरे कर सकेंगे कि नहीं, ये सिर्फ ये बजट के लिए।
तारीख में मेरा 20 साल का मईशत का तजर्बा है, चाहे वफाक हो चाहे सूबे, जो भी बजट में तरक्याती बजट अनाउंस करते हैं उसमें कटौती होती है, कभी 20%, कभी 25%। तारीख में पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों में हमने अपना तरक्याती बजट ऊपर की तरफ रिवाइज कर दिया, 26% रिवाइज किए, 33 बिलियन रुपीज़। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे तरक्याती अखराजात में 4 हिस्से होते हैं। एक सूबाई ADP होती है, एक हमें जो बाहर से डेवलपमेंट पार्टनर से जो पैसे मिलते हैं जिससे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं वो होता है, तीसरा वफाक की PSDP होती है, चौथी जो है वफाक की जो है मर्ज एरिया के लिए पैसे देती है AIP, और उसमें जो चौथा और तीसरा है वफाक जो है 20% भी अभी तक पैसे नहीं जारी कर सका। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फरवरी से पहले 80% इस साल के फंड जारी कर दिए। और बाकी जो नए फंड के साथ भी आपको ये भी बता दूं कि इस दफ़ा हम 30 जून का इंतजार नहीं करेंगे, मई के आखिरी हफ्ते तक हम ये जो ADP प्लस भी हमने जो ऐलान किए वो भी हम जारी कर देंगे। उसके बावजूद हमारा जो है सरप्लस रहेगा। लाइबिलिटीज भी हमने अदा करना शुरू कर दी है। सेहत कार्ड जब हम आए थे 19 अरब की लाइबिलिटी थी, आज वो 12 अरब में रह गई। सिर्फ सेहत कार्ड में 33 बिलियन रुपीज़ 11 माह में 10 माह में हमने जारी किए। आप लोगों की तवस्सुत से एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, MPAs भी बार बार आते हैं, 33 बिलियन 11 माह में जारी किए हैं। जब हम आए थे 19 अरब हमारी लाइबिलिटी थी, उस लाइबिलिटी को भी कम करके 12 अरब में कर दिया। पहला साल ऐसा है हुकूमत का जो हमारे वाजिबात हैं वो हमने अप टू डेट क्लियर करते जा रहे हैं। कोई हम जो है अपने वाजिबात बल्कि पुराने वाजिबात भी आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे सेहत कार्ड का बताया और लाइबिलिटीज बताई CNW की, वो वाजिबात भी हम क्लियर आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने पिछले साल से ज़्यादा पैसे दिए और हमारा उनको अब कमिटमेंट है कि हम उनकी जो पुरानी जो पेंशन उनकी रुकी हुई है उस पर भी काम कर रहे हैं, वो भी एक साथ पूरी अदा कर देंगे। इसी तरीके से TMAs, लोकल गवर्नमेंट, इनके जो बैकलॉग थे वो भी हम लाइबिलिटीज़ में क्लियर कर रहे हैं। उसके बावजूद ये हमारे खजाने में पैसे हैं। आप लोग की तवस्सुत एक बहुत अहम बात ये बताना चाह रहा हूँ, कल ही मैंने जो है वापस ये हिदायत जारी की है कि जो हम रॉयल्टीज़ पे करते हैं ऑयल एंड गैस की, जो हमारे ऑयल एंड गैस के इलाकों से आती है, जो हमें टोबैको सेस, जो हमारे टोबैको, जो हमें नेट हाइडल प्रॉफिट की जो शेयरिंग है जो हमें करनी होती है, वो माजी में नहीं दी गई। मैंने कल एक इंस्ट्रक्शन दी है कि इस साल की जो रॉयल्टीज और जो इस साल का हिसाब है वो 30 जून से पहले क्लियर होगा। लेकिन वो कहते हैं कि पुरानी भी दी जाए। मैं ये कहता हूँ कि पुरानी का हिसाब भी आप सारों के जो है ना बरादरी का हिसाब एक आदमी से लिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी हम ओन करते हैं, वो भी हम आपको एक प्लान के साथ दे देंगे। तो अब कोई भी रॉयल्टीज, पहले तो वजीर आला ने 10 से 15% कर दी सारों की रॉयल्टीज, इन तमाम इलाकों को जहां जहां से उनकी रॉयल्टीज है अप टू डेट उनको साथ साथ देना शुरू कर देंगे। डेट फंड आपने देख लिया, हमने कर्ज उतारने का एक फंड बनाया जिसमें 30 अरब डाल दिए। आजकल में हमारी प्लानिंग हो रही है कि मजीद 100 अरब उसमें डालने हैं, ये 50 अरब डालने हैं। तो अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हम उस कर्ज उतारने वाले फंड में 100 अरब तक भी डाल सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें, और मजीद 30 के ऊपर 100। पहली दफा ऐसा हुआ है कि 4 से 5 हमने फॉरेन लोन इस साल डिक्लाइन किया। पॉलिसी ये बना रहे हैं कि वो लोन लें जो अपनी कमाई करके अपने लोन को उतार सके, वो लोन ना लें कि जिसके बाद सूबे के टैक्स पेयर की मनी से उनका कर्ज उतारना शुरू करें। वहां पे भी हमने काफी ज्यादा रैशनलाइजेशन की है। फिर उसके बाद हमने सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स रिवाइव किए। सेहत कार्ड का मैंने आपको बता दिया बनता है। एहसास प्रोग्राम, 4 किस्म के एहसास प्रोग्राम जिसमें ऑलरेडी इसी जिरगा हॉल में हमने चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। होम स्टे शुरू किया। सोलर प्रोग्राम इसी जिरगा हॉल में आप लोग आए वो शुरू किया। रमजान पैकेज अभी खत्म हुआ है। पिछले साल भी 10 अरब दिए थे, इस साल भी 10 अरब दिए। वाहिद हुकूमत थी पिछले साल जिसने 10,000 अरब रुपए, 10 अरब रुपए 10,000 रुपए फी फैमिली वाया चेक फैमिली को वाया बैंक फला दिए थे। बाकी राशन बैग और ये वो, उन सब ने तकलीफ की इस साल हमारी। वफाकी हुकूमत ने भी तकलीफ की। वफाक ने हालांकि 5,000 दिए और जिसपे इतने इश्तिहार लगाए। पंजाब हुकूमत ने 10,000 दिए जी। पहली दफा पूरे पाकिस्तान में किसी वजीर आला साहिबा ने जो है ये 10,000 रुपये जो है ना घर पहुंचा के दिया। पिछले साल जो उन्होंने जो 3,500 की तस्वीरों वाली बोरियां बेची थी उन्होंने, तो वो कह रहे पहली दफा पाकिस्तान में, तो वो क्रेडिट उसका जबरदस्ती उनकी जो है वो लेना चाह रहे थे। इसके अलावा हमने सूबे के लिए जो है सूबे को पहली दफा इंटीग्रेट किया है वफाक से और आलमी मार्केट से। हमने बिजली और एनर्जी के रोड शोज पूरे पाकिस्तान में किए, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। डोनर्स कॉन्फ्रेंस की आती $1.8 बिलियन का हमें कमिटमेंट आया। NFC की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो वफाक को करनी चाहिए थी पिछले महीने हमने की। पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों को हमने बुला के और अपने खैबर पख्तूनख्वा और मर्ज एरिया का केस लड़ा हमने। और अगले 2 महीने में आप देखेंगे कि क्या दमादम मस्त कलंदर करते हैं। जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो नेट हाइडल प्रॉफिट में हमने जो वजीर आला जिसे कहते हैं कि इस वक्त चढ़ाई की हुई है इस मामले में, मर्ज एरिया के जो मामला है उस पर, ये जो ऑयल एंड गैस है उसकी रॉयल्टीज़ पे, क्योंकि हमारे सूबे के सिर्फ 5 एवेन्यूज़ हैं जिसपे हम अपनी आमदनी कर सकते हैं। एक है और वो है सारे के सारे नॉन टैक्स, माइंस एंड मिनरल्स, फॉरेस्ट, टूरिज्म, ट्रेड कॉरिडोर, ये जो आपकी तिजारत होती है, और ये अब आपके पास आ गया अल्लाह ताला का फजल है ये बिजली, जो हम सस्ती बिजली बनाते हैं। ये 5 जगहें हमें अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने हैं। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी आप बजट देखेंगे कि हमारा एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना कि रेवेन्यू प्रो रेवेन्यू बजट होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त आपको सुन के खुशी होगी कि जो टोबैको जो था, जो फेडरल गवर्नमेंट ने आज तक अपने पास रखा क्योंकि वो बहुत पैसे कमाती है, वो हम टोबैको बोर्ड को भी डिवॉल्व करके सूबे की तरफ ला रहे हैं और काफ़ी करीब आ गए हैं वफाक के कि हमें जो है ये पैसे अदा हो जाए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी। अब अगला बजट आ रहा है, वो वजीर आजम साहब सर कहते हैं कि जी मैंने बिजली जो है कम की। तो सवाल ये था कि जब हमारी हुकूमत जारी थी तो 25 रुपये बिजली थी, उसको बढ़ा के 65 रुपये किया गया। 65 रुपये से जो है 7 रुपये कम की गई, वो भी
उन्होंने क्या किया कि जो एक आपको हमको पेट्रोल में रिलीफ मिलना था वो रोक लिया, वो रिलीफ से जो है बिजली 2 रुपये सस्ती की। फिर उसके बाद क्या किया, जो आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई वो बिजली में ऑटोमेटिकली आनी थी, फ्यूल एडजस्टमेंट, उसको करके वजीर आजम साहब को इश्तिहार देते थे, बहाना बनाना था, कुछ करना था। तो वो जो है बिजली की ये कहानी है। अब आप लोगों को आज की खबर है, नई खबर भी सुन ले, मैं बता देता हूँ। क्लाइमेट का लोन 1 अरब डॉलर लिया और उसके लिए कार्बन टैक्स पेट्रोल पे लगेगा। ये जो अभी जो ट्रम्प साहब ने दुनिया में भूचाल डाला है, जिसकी वजह से पेट्रोल सस्ता हुआ कि कोई रिलीफ मिल जाए, शायद 1 आध महीने मिल जाए, लेकिन वो तैयारी करें वो भी टैक्स की शक्ल में वापस ले लें, नंबर 1। और ये वही वजीर आजम साहब है जब 150 रुपये के पेट्रोल में कहते थे कि 70 रुपये कर दो, कुछ नहीं होता, मुल्क को नुकसान नहीं होता। दूसरी एक और चीज़ है जो बिजली सस्ती की है, तो वो जो गर्दिशी कर्जा है 12.5 अरब रुपए का, और 1250 और 2,500 अरब का, उसमें बैंकों से 1200 अरब कर्ज ले रहे हैं ताकि कंपनियों को और उनको अदा कर दिया जाए। उस पर जो है 3.5 रुपये सूद की अदायगी का हमारे बिजली टैरिफ पे लगेगा। तो ये जो है ये नई कहानी है। ये बजट में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है ये बजट पे जो है हम पे मजीद बोझ ना डाले। इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कोई बात बस मैं एक बात करूँगा आखिर में, इस वन लाइनर खसूसन किसान के हवाले से मुज़म्मिल भाई ने बात की, आप थी बात बड़ी वाज़ेह है कि जो 3 साल हैं, पहले साल आप देख लें कि गंदम की इंपोर्ट का जो स्कैंडल था उसमें क्या हुआ, किसने पैसे बनाए, मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया। फिर दूसरे साल इन्होंने किसान के साथ क्या किया, 3900 रुपये मुकर्रर किया। इस साल कोई कीमत नहीं है और किसान जो है वो नहीं उगाएगा गंदम, और जब वो नहीं उगाएगा तो फिर क्या क्राइसिस होंगे। और इस वक्त किसान का लाइवलीहुड जो है पाकिस्तान में, खुसूसन सिंध और पंजाब में, वो खतरे में है। उनके बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा जो हालात हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, और किसान जो है वो उसकी जान है। जो किसान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, और बिल्कुल पिछले 3 सालों से इस हुकूमत के एक्शंस ने ये साबित किया है, ये किसान दुश्मन है, यानी कि पाकिस्तान दुश्मन है। और इनको चाहिए कि ये किसानों की काश्तकारों की बदवाओं से बचें। हम बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी पाकिस्तान के किसान के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। और हर मूव में, चाहे कोई किसानों की यूनियन है, हमारे अपना विंग अनाउंस हो चुका है जिसकी हम तफसील 2 दिन बाद हम आप लोगों के साथ 3 दिन बाद शेयर भी करेंगे। हम हर कदम पे पाकिस्तान के किसान के साथ हैं और इमरान खान साहब